आंसू पोंछ फिर मैं आगे कुछ कहूँ। एक अखबार वाला रोज सुबह लगभग 5 बजे, जिस समय वह अखबार देने आता था, उस समय मैं उसे अपने घर की बालकनी में टहलता हुआ मिल जाता था। इसलिए वो मेरे घर के दरवाजे के सामने चलती साइकिल से निकलते हुए मेरे घर में अखबार फेंकता और मुझे नमस्ते डॉक्टर साहब वाक्य से अभिवादन करता हुआ फर्राटे से आगे बढ़ जाता था। समय बीतने के साथ मेरे सोकर उठने का समय बदलकर सुबह 7 बजे हो गया। जब कई दिनों तक मैं उसे सुबह नहीं दिखा तो एक रविवार को सुबह लगभग 9 बजे वह मेरा कुशल मंगल लेने मेरे घर पर आ गया। जब उसे पता चला कि घर में सब कुशल मंगल है, मैं बस यूं ही देर से उठने लगा था। वह बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब, एक बात कहूँ? मैंने कहा, बोलो। वह बोला, आप सुबह जल्दी जागने की अपनी इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए ही मैं सुबह सुबह विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेजी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूँ। सोचता हूँ कि आप इंतजार कर रहे होंगे। मैंने विस्मय से पूछा, और आप विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हैं? हाँ, सबसे पहला वितरण वहीं से शुरू होता है, उसने उत्तर दिया। तो फिर तुम जागते कितने बजे हो? 2:30 बजे। फिर 3:30 तक वहां पहुंच जाता हूँ। फिर मैंने पूछा। फिर लगभग 7 बजे अखबार बांट कर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए ये सब तो करना ही होता है। मैं कुछ पलों तक उसकी ओर देखता रह गया और फिर बोला, ठीक, तुम्हारे इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा। घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन सुबह 9 बजे के लगभग वो मेरे घर पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, डॉक्टर साहब, बिटिया का विवाह है, आपको सपरिवार आना है। निमंत्रण पत्र के आवरण में अभिलेखित सामग्री को मैंने सरसरी निगाह से जो पढ़ा तो संकेत मिला कि किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से परिणय का निमंत्रण था। तो जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की। उसने भी जाने मेरे इस प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी, मेरी ही बेटी। मैं अपने को संभालते हुए और कुछ अपनी झेम को मिटाते हुए बोला, नहीं, मेरा तात्पर्य कि अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके। इसी प्रसन्नता में वैसा कहा। हाँ सर जी, लड़की ने मेकाहारा से MBBS किया है और उसका होने वाला पति भी वहीं से MD है। और सर जी, मेरा लड़का इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है। मैं सोच रहा था कि उससे अंदर आकर बैठने को कहूँ कि न कहूँ कि वह स्वयं बोला, अच्छा सर जी, अब चलता हूँ, अभी और कई कार्ड बांटने हैं, आप लोग आइएगा अवश्य। मैंने भी फिर सोचा आज अचानक अंदर बैठने को कहने का आग्रह मात्र एक छलावा ही होगा। अतः औपचारिक नमस्ते कहकर मैंने उसे विदाई दे दी। उस घटना के 2 वर्षों के बाद जब वह मेरे घर पर आया तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत था। उत्सुकतावश मैंने उससे प्रश्न कर ही डाला कि आखिर उसने अपनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को वैसी उच्च शिक्षा कैसे दे डाली। सर जी, इसकी बड़ी लंबी कथा है, फिर भी कुछ आपको बताए देता हूँ। अखबार, नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ न कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना कड़ा अंकुश की भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची खुची कद्दू, लौकी, बैंगन जैसी मौसमी सस्ती मद्दी सब्जी को ही खरीद कर घर पर लाकर बनाई जाती थी। एक दिन मेरा लड़का परोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या रोज बस वही कद्दू, बैंगन, लौकी, तरोई जैसी नीरस सब्जी, रूखा सूखा खाना। ऊब गया हूँ इसे खाते खाते। अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि
और यहाँ की बस क्या कहो। मैं सब सुन रहा था तो रहा न गया और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ फिर मैं आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसा कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इस रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। इसका अनादर मत कर। इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुरा कर खा ले। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था खा लिया। उसके बाद से मेरे किसी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी। डॉक्टर साहब, आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। उसकी बातों को मैं तन्मयता के साथ चुपचाप सुनता रहा। आज जब मैं यह संस्मरण लिख रहा हूँ तो यह भी सोच रहा हूँ कि आज के बच्चों की कैसी विकृत मानसिकता है कि वे अपने अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डाले बिना उन पर उटपटांग मांगों का दबाव डालते रहते हैं। जब बेटों ने कही माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात, बुजुर्ग गिरधर जी छत पर जमीन पे बिछाए गद्दे पर लेटे आसमान में चांद और तारों को देख रहे थे। उम्र दराज हो गए थे और वैसे भी ऐसी अवस्था में कुछ घंटों की नींद मुश्किल से आती थी। पास में उनकी पत्नी सरला जी का भी रोज यही हाल रहता था। खुद का बनाया मकान था, रिटायरमेंट के सभी पैसे लगाकर एक अपना घर बनाया था ताकि बुढ़ापे में पत्नी और बच्चों सहित चैन से बचा जीवन व्यतीत करेंगे। मगर दोनों बेटे कुछ ज्यादा ही समझदार निकले। जैसे ही दोनों बेटों की शादी हुई, दोनों का व्यवहार बदलने लगा। दोनों के दो दो बच्चे हो गए और हालत घर के कमरे ही नहीं हर जगह जैसे बंट गई हो। तभी पत्नी सरला का हाथ गाल पर महसूस हुआ। सोने की कोशिश कीजिए। आज फिर बच्चों ने कुछ अपमानजनक कह दिया क्या? बुजुर्ग गिरधर जी बोले, नहीं, पर आंसुओं ने सरला के हाथ को गीला कर दिया। एक ने छुपाया तो दूसरे ने समझ लिया। सरला जी बोली, सुनो, कई दिन से चारों बेटे बहुए पता नहीं देर तक चुपचाप क्या बातें करते रहते हैं, कुछ पता है आपको? गिरधर जी बोले, हाँ, सो जाओ। सरला, जब तक मैं हूँ तुम मत घबराओ। 2 दिन बाद दोपहर में दोनों बेटे गिरधर जी से बोले, पापा, हम सभी ने काफी दिनों से सोचने के बाद फैसला किया है कि यह मकान बेच देंगे। अब छोटा पड़ता है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, पुराना सा भी है। हम दोनों भाई रकम बांटकर कुछ लोन अरेंजमेंट करके अपने फ्लैट ले लेंगे। गिरधर जी और सरला जी एकदम चुप होकर दोनों बेटों को देख रहे थे। ओह, तो ये विचार विमर्श चल रहा था। कई दिन से बेटे और बहुओं ने एक दूसरे को देखा। बड़ी बहू जो बड़े और अमीर घर से आई थी, बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ी थी, ने बात आगे बढ़ाई। पापा, आजकल प्रोफेशनल ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है। एकदम 5 सितारा होटल जैसे कमरे और सहूलियतें मिलती है, बस हर महीने कुछ किराया देना होता है। आपके 4-5 साल के पैसे मकान बेचने से जो मिलेंगे आपके खाते में जमा कर देंगे, और कभी कुछ चाहिए होगा तो हमसे मांग लेना। आखिर हम आपके ही तो बच्चे हैं। गिरधर जी और सरला जी ने बच्चों को देखा और फिर उनके चेहरों को जो बता रहे थे सबकी यही इच्छा है। फिर भी दोनों खामोश रहे। इस बीच छोटा बोला, भाभी ठीक कह रही है पापा, हमारे परिवार के ही खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं और बच्चों की पढ़ाई, शादी वगैरह पर भी खर्चे होंगे। पैसा अभी से जमा करने शुरू करेंगे तभी कुछ बनाएंगे। गिरधर जी ने सरला जी को बहुत देर तक देखा। वह भी उनको देख रही थी। उनके चेहरे पर वही जिंदगी साथ गुजारने के भाव थे जब फेरे ले रहे थे। चेहरे पर अब भी वही समर्पण के भाव थे जब पहली बार गिरधर जी ने उनकी मांग भरी थी।
बुजुर्ग गिरधर जी सोचा और बोले, बच्चों, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं सहमत हूँ तुम्हारे इस विचार से। चारों बेटे बहुओं ने विजयी मुस्कान और घोर सफल चाल पर एक दूसरे को देखा। गिरधर जी ने आगे कहा, मुझे 5 सितारा ओल्ड एज हाउस का आइडिया बहुत बढ़िया लगा। सरला के गहने बेचकर कुछ रकम लगाकर इसी घर में खोल दूंगा। आमदनी भी होगी, हमारे जैसों बूढ़ों को सहारा भी। एक काम करो, तुम सब कल यह मकान छोड़कर चले जाना। क्या? चारों एक साथ बोले। हाँ, सही सुना तुम लोगों ने। ये घर मेरी और सरला की मेहनत से बना है। ये हमारा घर है, तुम नालायकों का नहीं। और हाँ, अपनी इच्छा से मैं इसमें एक आश्रम खोल रहा हूँ, हम जैसे बूढ़ों के लिए जिनकी औलाद तुम्हारे जैसी निकम्मी होती है। मैंने पहले ही वसीयत बनावा ली थी। मैं जानता था कि तुम्हारी नजर इस घर पर है। तुम्हारे वर्ताव और बदले हुए रुख से जान गया था। मगर एक उम्मीद थी, शायद तुम सुधर जाओ। मगर जो बच्चे इस घर को बेचने के बाद भी अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में अकेले मरने को छोड़ने पर आमदा हो, वो इस लायक नहीं कि हमारे इस घर में रहे। वकील द्वारा नोटिस भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। कल तक तुम सबको ये घर खाली करना होगा, समझे? अब चारों बेटे बहुएं शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। उस रात दोनों बुजुर्ग गिरधर जी और सरला जी रात को हाथ में हाथ डाले चांद की रोशनी में गहरी नींद में सोए। दोनों के चेहरे पर पहली बार इतनी शांति थी।